आपके सामने भौतिकी का कक्षा 11 की भौतिकी का पहला अध्याय लेकर के आया हूँ, जिसका नाम है भौतिक जगत। तो ये पहला अध्याय है और ये पहला अवसर है जबकि आप भौतिकी को एक विषय के स्तर पर पढ़ रहे हैं। अभी तक आपने विज्ञान पढ़ा है, जिसमें कि भौतिकी के कुछ शंकाएँ, कुछ परिघटनाएँ आप लोगों ने पढ़ी कक्षा 10 तक, जिसमें कि कुछ इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी, कुछ मैग्नेटिज्म पढ़ा आपने, कुछ लाइट के प्रकाशिकी के चैप्टर पढ़े, विज्ञान साउंड पढ़ा। अब यहाँ पर चूँकि पहली बार ये एक विषय के स्तर पर निकल कर आ रहा है, भौतिकी विषय के स्तर पर, तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि भौतिकी है क्या। तो दोस्तों, मैं इस विषय को स्टार्ट करूं इससे पहले मैं ज़रा पूर्व में हिस्टोरिकल डेवलपमेंट से या इतिहास से जाना चाहूँगा, और जो कि इतिहास, हमारा जो इतिहास है वो विषय की रूपरेखा को बहुत अच्छी तरह से विकसित करता है। तो इसीलिए मैंने ये सोचा है कि आपके सामने पूर्व से मैं शुरू चलूं। और कुछ देखिए, जब भी आज इस पृथ्वी की संरचना हुए लगभग 100 करोड़ साल हुए हैं। इस 100 करोड़ साल में मानव जाति का इतिहास लगभग 50 लाख साल, जो कि होमो इरेक्टस नहीं, होमो सेपियंस से लगभग 50 लाख साल से है, और इससे पहले होमो इरेक्टस थे। तो मैं होमो इरेक्टस की कुछ बातें शुरू करूँगा, जबकि होमो इरेक्टस ने केव में, गुफाओं में रहना सीखा, गुफाओं में रहे और अपने दिनचर्या को आगे करना सीखा। वो दिन के समय में तो वो लोग अपने दिनचर्या को पूरा करने और पेट को भरने के क्रम में, अपनी जीविका के क्रम में रहते थे। रात के समय में जब बाहर निकलते थे, कोई रोशनी तो थी नहीं, आज की तरह से कोई एयर कंडीशनर या टेलीविज़न तो उनके पास था नहीं। मनोरंजन या अपना समय निकालने के लिए वो रात के समय बाहर निकलते थे और आसमान को देखते थे। तो इसलिए जो मैंने पहली स्लाइड लगाई है, उसमें मैंने आसमान की ही पहली स्लाइड लगाई है जानबूझकर, कि जिसमें कि आप देख सकें कि मानव शुरू से ही कौतूहल में रहा और आसमान में तारे किस तरह से नज़र आ रहे हैं, किस तरह से टिमटिमा रहे हैं, किस तरह से चीज़ें इधर से उधर हो रही हैं, मौसम बदल रहे हैं, इन सब चीज़ों को लेकर के काफ़ी कौतूहल में रहा और जिज्ञासारत रहा। तो उस जिज्ञासारत को करने में उसने नेचर को, प्रकृति को सीखना शुरू किया। ये बात अलग है कि वहाँ पर उस व्यक्ति को, उस मानव को, जो होमो सेपियंस शुरू में था, जो गुफाओं में के लोग थे, उनको ज़्यादा नहीं पता था इस सब चीज़ों के बारे में, एक मौलिक जानकारी नहीं थी, लेकिन एक मौलिक जानकारी का मूलभूत आधार उन्होंने उसी समय रख दिया। तो प्रकृति के मूल बलों के बाद में मैं आपके साथ चर्चा करूँगा भौतिकी के नियमों की। भौतिकी की क्या चर्चा है, भौतिकी के नियमों की क्या प्रक्रिया है, उनको नियमों को किस तरह से सृजित किया जाता है, किस तरह से विकसित किया जाता है, और भौतिकी किस तरह से बहुत सारी फंडामेंटल चीज़ों से अलग है, भौतिकी का विषय किस तरह से रुचिकर ज़्यादा है, इन सब बातों पर चर्चा करूँगा। तो सबसे पहले दोस्तों, आइए हम इस पर विस्तृत रूप से चर्चा शुरू करते हैं। तो सबसे पहला इसमें जो विषय है, भौतिकी क्या है। भौतिकी क्या है, इससे पहले आइए चर्चा करते हैं पहले कि विज्ञान क्या है। विज्ञान एक, देखिए, विज्ञान का जो माना जाता है, साइंस शब्द से निकला है, साइंस शब्द का एक रूपांतरण है। हालांकि विज्ञान हमारे विषय वस्तु में, विज्ञान शब्द हमारे वेदों में पहले से था, हमारे ग्रंथों में पहले से था, लेकिन मॉडर्न, आज के आधुनिक विज्ञान की तरह से साइंस के रूपरेखा में अगर चलूँ तो ये शब्द साइंस है, ये लैटिन से निकला है। सिंटिका शब्द था, लैटिन में एक शब्द है सिंटिका, इसका अर्थ है जानना, समझना, गहन करना, शोध करना। धीरे धीरे कालांतर में यह अपभ्रंश होते होते सिंटिया का साइंस हो गया। ऐसा नहीं है कि ये विज्ञान शब्द ये साइंस से ही निकला है, विज्ञान शब्द हमारे ग्रंथों में पहले से है, जिसका कि अर्थ है ज्ञान। और ये खाली लैटिन से ही नहीं है, इसी के पैरेलल शब्द उर्दू में भी रहा और अरेबिक में भी रहा है, जिसका अर्थ था इल्म। वहाँ अरेबिक में इसको इल्म कहते थे, और हिंदी में और संस्कृत में विज्ञान नाम पहले से रहे हैं। और ये विज्ञान शब्द का जो परिसर है वो लगभग मानव जाति के बराबर का ही है। लगभग मान लीजिए लगभग 10 लाख साल, लगभग 5 लाख साल, 10 लाख साल के लगभग, जब से होमो इरेक्टस जिसका जिक्र मैंने पहले किया। तो वहाँ पर किस तरह से था, जरा इस पर प्रकाश डालने की हम कोशिश करें कि देखिए, आग, लोग जो होमो इरेक्टस था, जो प्राणी था होमो इरेक्टस, जो हमारे पूर्वज थे, वो अपने भोजन के लिए पत्थर को मारते थे, किसी जानवर को या किसी वस्तु को या किसी चीज़ को गर्म करते थे, पकाते थे,
क्योंकि शरीर की प्रक्रिया कुछ इस तरह से रही है कि वो थोड़ा सा पका कर के ही खा सकते हैं। उसके रीज़न, उसके कारण, रासायनिक कारण है कि हमारे शरीर में अम्लीय चीज़ें ही जाती हैं, क्षारीय चीज़ें नहीं। तो उस सब प्रक्रिया को करने के लिए वो मांस को गर्म करते थे और गर्म करने के लिए पकाते थे, गर्म करने के लिए पत्थर से पत्थर रगड़ते थे और वहाँ से आग निकलती थी। देखिए, हम आप इसको किसी भी रूप में लें, पर विज्ञान शब्द लगभग वहीं से ही आता है कि जब पत्थर से पत्थर रगड़कर घर्षण उत्पन्न करके और आग को जलाना है। हमारे पूर्वज ये जानते थे किस तरह से चलाना है, तो विज्ञान का उपयोग करते थे। तो विज्ञान का परिसर लगभग मानव जाति के बराबर का ही है, लगभग। और इसका जो कालांतर आप देखें आगे चलकर, तो इसका जो विकास हुआ आज से लगभग 2000-3000 साल पहले की अगर हम बात करें, तो मिस्र, भारत, चीन, यूनान, मेसोपोटामिया आदि जैसे देशों में हुआ। और उस समय गणित का भी काफ़ी हुआ। गणित, देखिए, ये माना जाता है कि विज्ञान की जितनी भी विमाएँ हैं वो सब गणित से निकली हैं। गणित इस प्रकार से कि जब मानव आसमान की तरफ देखता था तो वहाँ पर सभी तारे चलते हुए नज़र आते थे, ग्रह चलते हुए नज़र आते थे, आसमान बदलता हुआ नज़र आता था। और फिर 360 दिन के बाद, लगभग 360 दिन के बाद फिर से पुरानी जैसी सिचुएशन आ जाती थी। तो जो कोण जिसे कहते हैं ना कि कोण 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री के कोण होते हैं और एक बिंदु के परितः 360 डिग्री का कोण आता है, तो वो उसी ऑब्जर्वेशन से आया है 360 डिग्री लगभग। और उसी की फिर प्रक्रिया में आगे मिनट और घंटे बने, दिन बना, साल बने पहले, उसके अलग अलग कैलेंडर हैं। इस सब चीज़ों का विकास मिस्र, भारत, यूनान, मेसोपोटामिया में लगभग एक साथ साथ हुआ। तो लगभग 16वीं शताब्दी के आसपास यूरोप में काफ़ी विकास हुआ विज्ञान का। उससे पहले भी 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी में भी गैलीलियो गैलीली और इस तरह के वैज्ञानिक हुए जिन्होंने कि इसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। और 16वीं शताब्दी के आसपास यूरोप में काफ़ी तेज़ी से विकास हुआ, जिस समय के आर्किमिडीज, न्यूटन और इस तरह के वैज्ञानिक हुए। उन्होंने इसकी विज्ञान की और भौतिकी की भूमिकाओं को रखना शुरू किया। 20वीं शताब्दी, अब धीरे धीरे जब हम 20वीं शताब्दी पर आए, 20वीं शताब्दी पर दोस्तों, सारे 20वीं शताब्दी का पूर्वार्ध देखें तो आप याद करेंगे कि सारे विश्व में लड़ाइयाँ हो रही थीं, वर्ल्ड वार हो रहे थे। उस समय समाज की ज़रूरत थी एक हथियार बनाने की। उस हथियार बनाने की प्रक्रिया में, एक दूसरे को मारने की प्रक्रिया में, जो कि एक डिस्ट्रक्टिव कॉज था, लेकिन किसी उस समय की ज़रूरत ये थी। तो सारे की सारी रिसर्चेज ऊर्जा को लेकर के शुरू हुई। उस 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से या 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से, आखिर से अगर हम देखें, बामर से शुरू करें। एक वैज्ञानिक थे बामर, जो कि स्कूल में एक टीचर थे और उन्होंने स्कूल में टीचर रहते हुए ही स्पेक्ट्रोस्कोपी के इतने एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने अपने जो परीक्षण थे सबके लिए सामने रखे समझने के लिए, जिनको कि हम 19वीं शताब्दी के आखिर तक नहीं समझ पाए थे, लेकिन वो प्रेक्षण हमारे पास थे, मानव के पास थे। जब ऊर्जा की ज़रूरत हुई, जब 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में, तब इस भौतिकी के विषय में काफ़ी रिसर्चेज शुरू हुई, काफ़ी शोध शुरू हुआ। और वहाँ पर और उस समय में दोस्तों जो भौतिकी का विकास हुआ सन 1900 के लगभग, या सन 1896 से लेकर सन 1960 तक लगभग जो भौतिकी का विकास हुआ, उसको हम लगभग आज 100 साल हो चुके हैं, 2020 में है। आज भी हम उसको आधुनिक भौतिकी का नाम लेते हैं। भौतिकी का सबसे ज़्यादा विकास उसी काल में हुआ है, लगभग उन्हीं 50-60 वर्षों में विकास हुआ है। उसी में ही सारी एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, लेजर्स और मेडिकल साइंस, सारे पार्टिकल्स, फंडामेंटल पार्टिकल्स, उन सब के बारे में हमने जाना, समझा, उनके सबके बारे में शोध हुई। उसके बारे में, लेकिन उसके बाद का जो युग रहा, समय रहा, उसमें टेक्नोलॉजी पर हम लोगों ने काफ़ी जोर दिया। सारे हमारे गैजेट्स उसी समय विकसित हुए। जो घरों में आज हमारे घरों में जो जितने भी गैजेट्स दिखते हैं, सब 1950 के बाद के विकसित गैजेट्स हैं। कंप्यूटर भी, हालांकि कंप्यूटर आप देखें, जो संगणक इसको हिंदी में कहेंगे, इस संगणक का विकास ऐसा नहीं है कि 1950 के बाद ही हुआ, उससे पहले मैकेनिकल कंप्यूटर्स हुआ करते थे। मेरी उम्र के लोगों ने देखे हैं कि जब हमारे यहाँ पर लोग एक मैकेनिकल फैसेट का एक कैलकुलेटर आता था, उस फैसेट के कैलकुलेटर को यूज़ करते थे और गणनाएँ करते थे, परिकलन करते थे।
1950 से पहले के अगर हम कंप्यूटर संगणकों को देखें तो वो एक तरह से मैकेनिकल युक्तियां हुआ करती थी, मैकेनिकल डिवाइस हुआ करती थी। मैकेनिकल डिवाइस एक बहुत बड़े से कमरे में एक छोटा सा कंप्यूटर, जिसको कि आज आप परिकल्पना भी नहीं कर पाएंगे, उससे कहीं ज़्यादा स्पीड, उससे कहीं ज़्यादा काम हम अपने मोबाइल फ़ोन से कर लेते हैं आज के ज़माने में। तो मुझे याद है सन 1975 के आसपास, जब मैं छोटा था, बच्चा था, लेकिन मुझे याद है अच्छी तरह से कि सन 1975 के आसपास 2 एरियाज़ साइंस में, विज्ञान के 2 क्षेत्रों में काफ़ी प्रगति हुई और ये माना गया कि ये 2 क्षेत्र आगे आने वाली शताब्दी को गवर्न करेंगे। इनमें एक था कंप्यूटर साइंस और दूसरा था बायोटेक्नोलॉजी। आप देखिए, कंप्यूटर साइंस 1975 की बात मैं कर रहा हूँ, सन 2000 तक के लिए कुछ सपने देखे गए। उन सपनों में कुछ की व्याख्या की गई और मुझे बताने में ये बड़ी खुशी है कि कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर्स के दौर में इतनी तेज़ी से विकास हुआ कि जितने भी सपने देखे गए थे सन 2000 तक के लिए, वो सन 1985 तक ही पूरे हो गए और बायोटेक्नोलॉजी में भी धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ती रहीं। लेकिन मैं बात कंप्यूटर की करना चाह रहा हूँ इस समय, क्योंकि कंप्यूटर में जो विकास हुआ वो लार्जली मटेरियल्स की वजह से हुआ कि कंप्यूटर में जो संग्रहण या स्टोरेज की जो क्षमता बढ़ी, चाहे वो रैम के रूप में हो, चाहे वो रोम के रूप में हो, इन्हीं शब्दों में आज कंप्यूटर साइंस को समझा जाता है। तो उन सब मटेरियल्स में बहुत प्रगति हुई, मटेरियल्स डेवलपमेंट में बहुत प्रगति हुई। तो इन सब परिघटनाओं से, इन सब चीज़ों से विकास में काफ़ी भौतिकी में काफ़ी विकास हुआ है। पिछली शताब्दी भौतिकी और ख़ासतौर से पिछली शताब्दी का पहला पूर्वार्ध सन 1900 से लेकर सन 1950 तक भौतिकी के क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ है। और उस सब के देखिए, अब आप इन सब चीज़ों से समझ पा रहे होंगे कि मैं आपको किस तरफ ले जाना चाह रहा हूँ और बार बार मैं ये बात का उसको मानव जाति से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। जी, विज्ञान, अभी तक हम समझ पा रहे हैं विज्ञान की अवधारणा को दोस्तों, कि विज्ञान वास्तव में क्या है। प्राकृतिक प्रघटनाओं को समझ पाना का विस्तृत ज्ञान ही विज्ञान है तथा उसे गहनता से समझने का प्रयास है। अंग्रेजी में कहते हैं टू अंडरस्टैंड नेचर इज साइंस। प्राकृतिक परिघटनाओं को यथासंभव विस्तृत एवं गहनता से समझने का प्रयास है। इसका उद्देश्य है दोस्तों, परिघटनाओं, हम पुरानी परिघटनाओं को अगर हम समझ सकें और उनको अच्छी तरह से समझ सकें किस तरह से परिघटनाएं होती हैं, उनके एक क्रम को समझ सकें कि एक घटना हुई, फिर उसके बाद ये दूसरी घटना होगी, ये होगा तो दूसरी घटना होगी, इस तरह की सराउंडिंग्स होंगी तो तीसरी घटना होगी, तो हम आगे आने वाली घटनाओं के बारे में सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। मान लीजिए कभी कुछ घटना हुई तो उसके बाद में आपने महसूस कर लिया कि अब ये घटना होगी। जैसे आपको याद दिलाऊं, सन 2004 में जब सुनामी आई थी तो अंडमान के कुछ आइलैंड्स पर, कुछ द्वीपों पर जहाँ पर संथली लोग रहते हैं, उन लोगों ने जानवरों को देखते हुए और जानवरों का, उन्होंने पशुओं का एक अजब व्यवहार देखा और पशुओं के अजब व्यवहार के साथ, क्योंकि उनको रहते रहते इतना समय हो चुका था कि वो समझ गए, पर पशुओं के एक अजब व्यवहार को देखते हुए समझ गए कि कोई प्राकृतिक घटना होने वाली है, कुछ गड़बड़ होने वाली है। तो वो संथली लोग सारे के सारे द्वीपों के ऊपर चले गए, काफ़ी तट से काफ़ी दूर चले गए, इसलिए वो लोग वहाँ पर बच पाए और वहाँ पर कुछ नहीं हुआ। आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारे जानवर ऐसे होते हैं जो कि किसी भी भूकंप को या किसी पर इस तरह की नेचुरल परिघटना, बारिश आने वाली होती है तो वो अपने बिलों को सुदृढ़ करना शुरू कर देते हैं, तो जिससे कि किसान समझ जाते हैं कि अब बारिश होने वाली है और अकॉर्डिंगली वो वहाँ पर अपना खेतों की बुवाई, इस सब चीज़ों को के बारे में चर्चा करना शुरू करते हैं और उसके बारे में अपनी प्लान बनाना शुरू कर देते हैं। तो देख रहे हैं आप विज्ञान का उपयोग कहाँ कहाँ और किस तरह से हो रहा है। विज्ञान का उपयोग मैनकाइंड के लिए, हम लोगों के अपने एक अच्छे जीवन यापन के लिए, और इस सब से उद्देश्य के साथ इन सब जो विज्ञान की जो परिघटनाओं को हम समझ रहे हैं, नेचर को हम समझ रहे हैं, उस नेचर के नियमों को समझ कर के और उन नेचर की परिघटनाओं को समझकर हम उन पर नियंत्रण कर सकें। जैसे मैंने कुछ आपको बताया कि जैसे कि अगर भूकंप आने की पहले से अगर हमें मालूम पड़ जाए या कोई दुर्घटना होने वाली है, कोई बाढ़ आने वाली है, तो पहले से अगर मालूम पड़ जाता है तो हम पहले से अपना कुछ उसमें उपाय कर लेते हैं। उन नेचुरल लॉज को हम चेंज करके, कुछ संशोधन करके अपने हिसाब से उनको यूज़ कर लेते हैं। ध्यान दीजिए एटम बम की परिघटना,
एटम बम की परिघटना क्या हुआ, सब 1905 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक अपना शोध पत्र लिखा जिसमें कि ऊर्जा और द्रव्यमान दोनों के बीच में एक समतुल्यता बताई, और E=mc² का जो सूत्र है, जो कि इस शताब्दी का 20वीं शताब्दी का सबसे प्रमुख सूत्र माना जाता है, E=mc²। और 21वीं शताब्दी के भी दोस्तों 20 बरस निकल गए हैं, अभी तक लगभग 115 बरस हो चुके हैं इस सूत्र के उत्पादन हुए हुए, इस सूत्र की उत्पत्ति हुए हुए। और सबसे प्रमुख अगर सूत्र माना पूछा जाए किसी से, सोते में भी पूछा जाए किसी से, तो वो यही कहेगा E=mc²। ये सबसे प्रमुख सूत्र है। इस सूत्र को उपयोग करते हुए ऊर्जा के उपयोग के लिए आपने एटम बम बनाया, आपने न्यूक्लियर रिएक्टर बनाए, पावर जनरेट किया। आप देखिए कितने पावर जनरेट हैं हमारे देश में, दुनिया के सारे देशों में आजकल न्यूक्लियर पावर है, जो कि सबसे सेफ फ्यूल कहा जाता है, सबसे ज़्यादा सेफ फ्यूल कहा जाता है। तो आप समझ रहे हैं कि प्राकृतिक परिघटनाओं को, ये जो एटम ऊर्जा और द्रव्यमान के बीच में जो समतुल्यता है, ये एक प्राकृतिक घटना है, इसमें कुछ भी नया नहीं है, प्राकृतिक घटना है। इस प्राकृतिक घटना का उपयोग करते हुए हमने उस ऊर्जा का, जो उस निकलने वाली ऊर्जा को नियंत्रण किया, एटम बम बनाया या पावर रिएक्टर बनाए, और उस पावर रिएक्टर से हमने अपने उपयोग के हिसाब से ऊर्जा उत्पन्न की। तो विज्ञान का यही उद्देश्य है दोस्तों, कि हम अपने आसपास की सारी घटनाएं देखें, उन पर रिसर्च करें, उनको देखें, अलौकिक तौर पर उनका अध्ययन करें, फिर उन पर कुछ प्रयोग करें, और फिर उसके बारे में कुछ भविष्यवाणी करें। तो ये इसका एक विज्ञान को समझने का एक क्रम है। इस क्रम के बारे में हम अभी और चर्चा करेंगे अभी थोड़ी सी देर में, और इस क्रम के बारे में, को हम एक वैज्ञानिक विधि या साइंटिफिक प्रोसीजर कहते हैं। इस साइंटिफिक प्रोसीजर में उद्देश्य ये है कि अगर हम अपने आसपास कुछ घटना देख रहे हैं, कोई भी चीज़ देख रहे हैं, तो उस घटना के बारे में हम किस तरह से नियम बनाएं, किस तरह से उसको समझें, और किस तरह से नियमों का उत्पादन करें, नियमों को प्रदत्त करें। देखिए कोई भी घटना होती है, मैं आपके सामने एक उदाहरण लेना चाहता हूँ। अगर आप कोस्ट लाइन पर हैं, जो बच्चे कोस्ट लाइन पर हैं, वो बच्चे कोस्ट लाइन पर जानते देखते हैं कि दूर से अगर कोई जहाज आ रहा है, क्योंकि समतल जगह देखते, बच्चे तो समतल जगह देखते हैं, उनको तो नहीं मालूम है कि धरती गोल है। कोई ऐसा उनको हमने एक्सपेरिमेंट नहीं बताया है, हो सकता है कि उनके टेक्स्ट बुक में बताया हो कि धरती गोल है, लेकिन वो कैसे जाने, कैसे माने। विज्ञान एक ऐसा विषय है कि आप किसी के ऊपर एकदम से विश्वास मत कर लीजिए। विज्ञान रीजनिंग सिखाता है, क्वेश्चनिंग सिखाता है, कि आप हर चीज़ पर, अपने आसपास जो भी कुछ देख रहे हैं उस पर सवाल करें। बहुत की आपको उस सवाल दिखाती है, सवाल करना सिखाती है, आपको ट्रेन करती है इस चीज़ के लिए कि आप हर चीज़ पर सवाल करें, हर चीज़ के बारे में सोचें कि ऐसा कैसे हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। वो इसलिए, और वो किस लिए, कि जिससे कि उन चीज़ों को समझकर वहाँ से जो नियम बने, उन नियमों को आप आगे मानव जाति के विकास के लिए और सुविधाओं के लिए आप और चीज़ों का उत्पादन कर सकें, और गजेट बना सकें, और उन नियमों का, टेक्नोलॉजी को उपयोग कर सकें। इस टेक्नोलॉजी और साइंस के बीच में एक रस्साकशी हमेशा चलती रहती है। अक्सर ये कहा जाता है कि टुडेज साइंस इज़ टुमारोज टेक्नोलॉजी। ये अक्सर वाक्य आपने सुना होगा। मतलब इसका अर्थ यह है कि आज का विज्ञान कल की तकनीक है बनेगा, लेकिन यह हमेशा सही नहीं है दोस्तों। आज की तकनीक कल के विज्ञान को भी उत्पन्न करती है। जिस तरह से हम ये कह सकते हैं कि टुडेज साइंस इज टुमारोज टेक्नोलॉजी, उसी तरह से हम ये भी कह सकते हैं, और ये कहना चाहिए कि टुडेज टेक्नोलॉजी इज टुमारोज साइंस। इस बात पर मैं बहुत गहन तरीके से चर्चा करूंगा जब इस के अध्याय के बिल्कुल आखिर में जाऊंगा, जिसमें कि हम प्रकृति के नियमों की प्रक्रिया की बात करेंगे। और इसमें आप ध्यान दीजिए, ये साइंटिफिक प्रोसीजर, वैज्ञानिक विधि जो है, इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे सामने क्या क्या हो रहा है। वास्तविक प्रेक्षण। वास्तविक प्रेक्षण से क्या अर्थ है कि आप आज कोई घटना देख रहे हैं, उसको आज देखें, कल देखें, परसों देखें, 1 महीने बाद देखें, 2 महीने बाद देखें, 6 महीने बाद देखें, 1 साल बाद देखें, और बाद में देखें। खाली एक व्यक्ति ना देखें, कई सारे व्यक्ति देखें, अलग अलग स्थानों पर देखें। वास्तविक प्रेक्षण का अर्थ यह है कि खाली एक व्यक्ति ना देखें, कई सारे लोग देखें, कई सारे अलग अलग मनोस्थिति के लोग देखें, अलग अलग जगह पर देखें, अलग अलग स्थानों पर देखें, और उन सारे प्रेक्षणों को जोड़ करके एक जगह रखें, और उन सब से मिला करके आपके पास एक वास्तविक प्रेक्षण उत्पन्न होगा, प्रयोग होगा। फिर उसके बाद में आप
उन प्रेक्षणों को देखते हुए कि किस स्थिति में कैसा हुआ था, क्या हुआ था, वहाँ पर कुछ आप नियंत्रित प्रयोग करें, कुछ प्रयोग करें अपने हाथ से। देखिए सेब तो हमेशा गिरता रहा होगा, जन्मांतर से वस्तुएं नीचे गिरती रही होंगी, लेकिन ये न्यूटन ही था कि जिसके सिर पर सेब गिरा, कहा जाता है कि उसके सिर पर सेब गिरा और सेब गिरा और उसने गुरुत्वाकर्षण के नियमों को उत्पादित किया। तो वो कैसे हुआ? क्योंकि न्यूटन ने वहाँ पर उस प्रेक्षण को देखा और बाकी सारे प्रेक्षणों को साथ मिला करके एक प्रक्रिया बनाने की, एक प्रयोग, पूरा नियंत्रित प्रयोग करके देखा कि ऐसा क्या हो रहा है, बार बार करके देखा, अलग अलग जगह पर करके देखा, तो एक नियंत्रित प्रयोग देखा। फिर उसके बाद में उसके गुणात्मक तथा मात्रात्मक, मीन्स क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, दोनों तरह से उसकी विवेचना की कि कब किस तरह से होता है, कि खाली सेब के ऊपर ही हो रहा है या दूसरी वस्तु भी हो उस पर भी यही प्रभाव हो रहा है। ठीक है, धरती तो, सेब तो धरती की तरफ गिर रहा है, क्या धरती भी सेब की तरफ तो नहीं जा रही है? इस तरह की विवेचना उसने, न्यूटन ने की आगे, और इस विवेचना को आगे बढ़ते हुए उसने उन सारे प्रेक्षणों को मिलाते हुए कुछ गणितीय प्रतिरूपण बनाने की कोशिश की, मतलब कुछ सूत्र बनाने की कोशिश की। भौतिकी में दोस्तों सारे के सारे जो सूत्र हैं वो गणित के रूप में आ जाते हैं। बहुत ज़रूरी है ये मात्रात्मक विवेचना, जैसे क्वांटिटेटिव एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। क्वालिटेटिव तो है ही है, लेकिन क्वांटिटेटिव एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, और तभी आप उसका दूसरी चीज़ों में इस्तेमाल कर पाएंगे, उपयोग कर पाएंगे। फिर इसके बाद में आप भविष्य कथन कर पाएंगे, और कि अब अगर ऐसा होता है तो इस तरह की चीज़ें होगी, ऐसा होता है तो इस तरह की चीज़ें होंगी। अलग अलग चीज़ों में मैं अभी इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करूंगा एक एक करके। आप भविष्य की कथन कर पाएंगे, भविष्य के बारे में बता पाएंगे कि भविष्य से मतलब एस्ट्रोलॉजी नहीं है यहाँ पर। मेरा कहना यह है कि अगर घटनाओं का क्रम ये एक क्रम है तो उसकी परिणति क्या होगी, इस संदर्भ में भविष्य कथन को शब्द का मैं उपयोग कर रहा हूँ। इन सब को करने के बाद किसी भी वैज्ञानिक विधि को बनाने का, उसको फंडामेंटल या उसको बिल्कुल स्थिर करने के लिए और उसी सिद्धांत बनाने के लिए, ये जो सिद्धांत बनने, इन सिद्धांतों का सत्यापन हर जगह पर और हर अवधारणा पर और हर जगह पर हो, तभी वो लॉ बनता है। तो इस वैज्ञानिक विधि में आप देख रहे होंगे, देखिए पहला स्टेप था व्यवस्थित प्रेक्षण, तो इसे कहते हैं प्रेक्षण या ऑब्जर्वेशन आइडियाज़। दूसरा स्टेप था कुछ नियंत्रित प्रयोग करना और वहाँ पर गुणात्मक और मात्रात्मक विवेचना करना। इस स्टेप को हम कहते हैं हाइपोथेसिस बनाना, चीज़ों को हाइपोथाइज करना। हाइपोथाइज के बाद उसको भविष्य कथन करते हैं, वहाँ पर हम उसकी थ्योरी बनाते हैं, और अगर ये थ्योरी हर जगह और हर स्थिति में लागू होती है तब वो लॉ में कन्वर्ट होता है। तो दोस्तों आप यहाँ पर कुछ आपको एहसास हुआ होगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि किस तरह से लॉज बनते हैं। अब विज्ञान तो गतिशील है दोस्तों, सौरमंडल आपने देखिए आप सब जानते हैं कि सौरमंडल गतिशील है। मैंने इसके शुरू में ये आपसे बिल्कुल बात की थी कि ये जितने भी नियम हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, ये समय के हिसाब से बदलती भी हैं। जैसे सौरमंडल है, आप जानते हैं कि जितना भी मिल्की वे है और या यूनिवर्स है, ये एक्सपेंडिंग है। इस एक्सपेंडिशन में आप सौरमंडल बदल रहा है। आज हमारा सूर्य था, इस सूर्य में भी कुछ बहुत सारी परिघटनाएं इस तरीके की हो रही हैं। आगे आने वाले अध्यायों में आप पढ़ेंगे कि सूर्य के अंदर फ्यूजन संलयन प्रक्रिया हो रही है, नाभिकीय संलयन, और जो कि अभी हम हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल एटम्स हैं, ड्यूटियम एंड ट्रिटियम, ये दो आइसोटोप्स हैं जो कि आपस में संलयित होकर के एक हीलियम परमाणु बना रहे हैं, अल्फा कण जिसे कहते हैं, हीलियम परमाणु बना रहे हैं, और वहाँ से ऊर्जा निकल रही है। धीरे धीरे सूर्य के अंदर जितनी भी हाइड्रोजन है वो सब धीरे धीरे हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये सूर्य हमारा एक ड्वार्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों डरने की कोई बात नहीं है। इस सूर्य की उम्र जो है लगभग अभी भी जो माना जाता है कि ये पहली साइकिल जो है हाइड्रोजन से हीलियम की साइकिल जो है, ये साइकिल ही लगभग 80,000 करोड़ साल की है। डरने की कोई बात नहीं है। अभी इसी तरह से हम लगभग 80,000 करोड़ साल और जिएंगे, कोई बात नहीं है, बिल्कुल भी डरने की बात नहीं। इस बीच में नहीं जाने क्या क्या चीज़ें होगी, कितने प्रलय आएंगी, हम और आप नहीं जानते हैं। इसके बाद मेरा कहने का आशा यह है कि सौरमंडल बदल रहा है, द्रव्यमान तथा ऊर्जा के बीच में एक संतुलन है। ऊर्जा द्रव्यमान में बदल रही है, द्रव्यमान ऊर्जा में बदल रही है। ये बात मैं कह रहा हूँ कि ऊर्जा द्रव्यमान में बदल रही है दोस्तों, इस बात को पर आजकल बहुत शोध हो रहा है। इस बात सारी की सारी जो विज्ञान की रिसर्चेज हैं उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी बात पर जा रहा है, क्योंकि द्रव्यमान ऊर्जा में बदलता है, ये हमने एक्सपेरिमेंटली समझ लिया है दोस्तों। प्रयोग
किसी भी विज्ञान के नियम की अवधारणा का बेसिक स्तंभ है। प्रयोग बहुत ज़रूरी है, बहुत बेसिक स्तंभ है। द्रव्यमान ऊर्जा में बदलता है, E=mc², जो हमारे आइंस्टाइन साहब की दी हुई इक्वेशन है, उस इक्वेशन से निकल रही है। जी देखिए, तो इस स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि मैंने 4 चीज़ें लिखी हैं विज्ञान की गतिशीलता को दर्शाने के लिए। सौरमंडल, द्रव्यमान तथा ऊर्जा, इसके इन दोनों चीज़ों को तो मैंने कुछ डिस्कस किया है। और इसके बाद में प्रकाश का रेखीय और तरंगीय सिद्धांत है। फिर इसके बाद में परमाणु मॉडल है। हालांकि 4 ही चीज़ें नहीं है, बहुत सारी, लगभग हर क्षेत्र में इसी तरह की गतिशीलता नज़र आती है। हर क्षेत्र में, चाहे वो विज्ञान, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो मैटर, स्टेट ऑफ द मैटर हो, चाहे वो स्पेक्ट्रोस्कोपी हो, किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, हर क्षेत्र में गतिशीलता नज़र आती है। लेकिन उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पर आपके सामने ये 4 इशूज़ में लाया हूँ सामने, जिनमें 2 इशूज़ मैंने इस अध्याय में ख़त्म कर लिए हैं। कुछ हद तक उनके बारे में आपको कुछ एक एहसास कराया है कि किस तरह से नियम बदलते रहे हैं, किस तरह से अवधारणाएं बदली हैं। आगे आने वाले एपिसोड में, अगले एपिसोड में मैं बाकी 2 एग्जाम्पल्स को लेकर के आगे बढ़ूंगा और आपको दिखाऊंगा, कोशिश करूंगा कि आप ये देख सकें कि समय के हिसाब से विज्ञान किस तरह से बदल रहा है। विज्ञान कोई रिजिड चीज़ नहीं है, भौतिकी कोई रिजिड चीज़ नहीं है, भौतिकी कोई रिजिड या दृढ़ नियम नहीं देता है, जबकि ये समय के साथ गतिशील होते हैं। तो दोस्तों, आज के अध्याय के लिए, आज के एपिसोड के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।